नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार हम हिंदी व्याकरण के PYQ का सॉल्यूशन है वो अपने चैनल पर अपने कर रहे हैं। तो आज अपने ये इन PYQ सीरीज़ की हिंदी व्याकरण की 17वीं क्लास है वो रहने वाली है। इससे पहले अपने 16 क्लास है वो कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है कि RPSC और RSSB बोर्ड के जितने भी पुराने पेपर हैं हिंदी व्याकरण के, उन सभी का हम व्याख्या सहित सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो ये क्लास किन किन के लिए उपयोगी है साथियों, जहाँ पर भी आपके हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है तो उन सभी के लिए क्लासें हैं वो अपने महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे खास करके आने वाली रीट मेंस एग्ज़ाम 2025 का, जो कि आपका 2026 में होगा जनवरी में, और सेकंड ग्रेड हिंदी स्कूल व्याख्याता के लिए भी हिंदी, और हाई कोर्ट 4th ग्रेड में भी आपके हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और आने वाली LDC भर्ती 2026 में जिसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी से 17वीं क्लास की, जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का व्याख्या सहित सॉल्यूशन अपने करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी व्याकरण के किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, उन सभी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें, खास करके रीट मेंस हिंदी और हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले और सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता हिंदी से जो अभ्यर्थी हैं वो भी इन क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वीडियो एग्ज़ाम का ये पेपर है आज अपने पास। इसमें 57 नंबर क्वेश्चन पर हिंदी का पहला क्वेश्चन था हिंदी व्याकरण का। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा गया है आद्यंत का उचित संधि विच्छेद होगा। तो संधि टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, आद्यंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? आदि धन अंत, आद्य धन अंत, और आधन त्यंत, और आदि धन अंत। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आदि धन अंत। तो इससे क्या मिल करके क्या बना है? आद्यंत शब्द है वो बना है, और ये स्वर संधि में आपका उदाहरण है, और स्वर संधि में आपका यण संधि का ये उदाहरण है वो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, धर्म धन उपदेश की उचित संधि होगी। तो साथियों, ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में आपका ये गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि धर्म धन उपदेश यानी ए के बाद में ऊ आने के बाद उसका क्या बनता है? ओ बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए ओ किस किस में बना है? तो धर्मापदेश, इसमें ओ नहीं बना है, यानी यहाँ पर जो आपका ए है और इधर आपका ऊ है, तो इन दोनों को मिला करके आपको ओ बनाना है। तो इसमें देखिए धर्मोपदेश ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, और धर्मोपदेश ये आपका शुद्ध शब्द है, और इसमें आपका ये राइट आंसर है वो हो जाएगा। धर्म धन उपदेश से मिलकर के क्या बनता है? धर्मोपदेश है वो बनता है, और ये आपका अशुद्ध शब्द हो गया, इसमें संधि नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा धर्म धन उपदेश का बनता है धर्मोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आपको क्लास है वो किस प्रकार की लगे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा, यानी ये समास का जो पद होता है उसका विग्रह यहाँ पर है वो किया गया है। तो आपको समस्त पद बनाना है, यानी इन तीनों शब्दों को मिला करके समास का कौन सा है वो उचित शब्द बनेगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है सागरों का संसार, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, और संसार सागर, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संसार रूपी सागर यानी संसार सागर। और सागर रतन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और सागरिका ये भी आपका अशुद्ध है। तो संसार रूपी सागर यानी संसार सागर। और ये कौन से समास का उदाहरण है? तो साथियों ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोह पुरुष। लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है, यानी यहाँ पर आपको इस समस्त पद का विग्रह करना है। पिछले क्वेश्चन में विग्रह किया हुआ था, उसको आप समस्त पद बनाते हुए आगे बढ़े, और यहाँ पर आपको समस्त पद का विग्रह करना है। तो देखिए कौन सा होगा? लोहे का पुरुष है, जो पुरुष का बना लोहा ये बिल्कुल अशुद्ध है, और पुरुष के समान लोहा ये भी आपका बिल्कुल अशुद्ध है, और लोहे के समान पुरुष। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर
डी ऑप्शन, लोहे के समान पुरुष, यानी ये पुरुष की विशेषता है वो बता रहा है। और जहाँ पर विशेष्य और विशेषण वाले जो पद हो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास है वो होता है। कर्मधारय समास आपका यहाँ पर फिर से होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा पुरुष का लोहे के समान पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आपसे फिर से निवेदन कि आप क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक है वो अवश्य दें कि आपको क्लास है वो किस प्रकार की लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा, यानी आपके सामने इसमें क्या है, मूल शब्द आगत, और इसके साथ आपको क्या जोड़ेंगे, उपसर्ग के रूप में आपको क्या जोड़ना है, अभी जोड़ना है। तो देखिए अभी अपने जोड़ते हैं अभी धन आगत। तो इसमें क्या होता है साथियों, इधर क्या है आपका ई है और इधर आ है। तो ई और आ के मिलने के बाद में ई का क्या बनेगा आपका, यह बनेगा, और जो इसमें बी के ऊपर ई की मात्रा लगी है ये फिर आपका क्या हो जाएगा, हलंत वाला ब हो जाएगा, यानी आधा ब है वो आपका आएगा। तो देखिए आधा ब और यह के आ की मात्रा है वो लग जाएगी, जो आगे जो आपकी आ की मात्रा है वो यह के लगेगी। तो देखिए अभ्यागत यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, तो बी ऑप्शन में आपका है वो अभ्यागत लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आगत के बाद आगत के यदि आप अभी उपसर्ग जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, अभ्यागत शब्द है वो बनेगा। वैसे ये आपका कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, ये आपका यण संधि का उदाहरण है वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों ये उपसर्ग से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो उदार शब्द में आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए साथियों उदार में आपका जो उपसर्ग है वो है उत। उत उपसर्ग है वो इसमें हो जाएगा, उत धन हार। तो ये बनेगा उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनावट शब्द में प्रत्यय है। तो ये आपका शब्द है बनावट। इसमें आपको देखना है कि कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने है, वट प्रत्यय है, या फिर बन प्रत्यय है, या फिर इसमें नावट प्रत्यय है, या फिर इसमें आवट प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बनावट में आपका आवट प्रत्यय है वो हो जाएगा। इसमें बनावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आवट प्रत्यय। तो यही आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौट कर आया हुआ, ये क्या है आपका एक वाक्य है। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द टॉपिक होता है उसका ये क्वेश्चन है। तो लौट कर आया हुआ को अपने एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो साथियों उसको बोलेंगे प्रत्यागत। प्रत्यागत, और प्रत्यागत की संधि विच्छेद क्या होती है, प्रतिधन आगत। प्रतिधन आगत, ये होता है आपका प्रत्यागत का संधि विच्छेद। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एसआई की जो आपकी वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम आपका 2026 में होना है। तो उनके लिए भी ये क्लासें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वो साथी भी ये क्लासें देख सकते हैं और उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें जो अभी टेलीकॉम एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर व्याख्या के साथ है वो मिलने वाला है। तो जो साथी एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए एक सार्थक शब्द होगा, यानी उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसे किसी विषय की जानकारी न हो तो वो साथियों क्या होता है, उसको अपने अनभिज्ञ बोलते हैं, यानी जो किसी भी प्रकार से जानकार न हो उसको क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो साथियों ये आपका शब्द शुद्धि का जो टॉपिक होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो देखिए साथियों व्युत्पत्ति ये आपका गलत है, और व्युत्पत्ति ये भी आपका गलत है, और व्युत्पत्ति ये भी देखते हैं, और ये एक आपका दिया है व्युत्पत्ति। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, कमेंट के माध्यम से आप बताएं। तो साथियों मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा व्युत्पत्ति। ये वाला आपका है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक बार फिर से शब्द शुद्धि का ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो आपका उज्ज्वल शब्द है काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है और शब्द शुद्धि का एक काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। तो देखिए उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है, एक आपका यहाँ पर दिया है उज्ज्वल। तो ये ही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा।
उज्ज्वल है वो ये शुद्ध है। ये उज्ज्वल इसमें गलत है क्योंकि दोनों जय है वो हलंत आते हैं। और यहाँ पर एक जय दिया है तो ये अशुद्ध हो गया। और यहाँ पर एक जय दिया है और वो भी पूरा दिया है तो ये भी आपका अशुद्ध हो गया। और इधर दोनों जय पूरे दिए गए हैं तो ये भी आपका अशुद्ध हो गया। तो उज्ज्वल शब्द है साथियों वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि आप क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चाहे वो साथी आपका हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, उसमें आपके हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। और इसमें आपका रीट मेंस हिंदी से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके SI की जो बड़ी भर्ती आपकी होने वाली है उसमें भी हिंदी व्याकरण के आपको एक पूरा पेपर आपका आता है 100 क्वेश्चन का, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो साथियों ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। नेक्स्ट आपका जो वाक्य है, 100 छात्र इस विद्यालय में 2 हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया। छात्र इस विद्यालय में 100 हैं, ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। और 100 छात्र विद्यालय में हैं, ये भी आपका अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। ये तो ये वाला जो आपका वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक बार फिर से आपका वाक्य शुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, साहित्य जीवन अपूर्ण में अधूरा है, तो ये बिल्कुल ही अशुद्ध वाक्य हो गया। साहित्य कठिन जीवन का संबंध है, ये भी बिल्कुल अशुद्ध है। और साहित्य है जीवन भी असंभव है, ये भी बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये वाक्य आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये आपका क्या है, एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा, तो निम्न में से आपको उपयुक्त विकल्प है वो चुनना है। तो देखिए, साथ मिलकर खिचड़ी पकाना, तो ये इसका अर्थ है वो नहीं होगा, क्योंकि अपनी खिचड़ी अलग पकाना यहाँ पर पूछा है। तो साथ मिलकर न रहना, तो यही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी साथ मिल करके न रहना। कोई आदमी है वो अलग ही अपने विचार रखता है, तो यही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बाकी इसके जो अगले ऑप्शन है वो सभी गलत है। अकेले खिचड़ी पकाना या खिचड़ी बनाना ये भी आपका गलत हो जाएगा। और समूह का नेता बनना ये भी आपका गलत है। अब ये देखिए, अकेले खिचड़ी बनाना यहाँ पर लिखा है, तो ये आपका अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ मिल करके न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत निराश हो जाना, ये क्या है, आपका एक मुहावरा है। इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा होगा। तो आग बबूला होना, ईद का चांद होना, कमर बांधना और कमर टूटना। तो साथियों, बहुत निराश हो जाना, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कमर टूटना। यानी अपने कहते हैं ना, इसकी तो कमर ही टूट गई, यानी बहुत निराश हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका कहावत या लोकोक्ति से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, आदि छोड़ सारी को दावे, आदि मिले न सारी पावे। लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा, यानी आधी चीज़ को छोड़ करके सभी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, और आधी नहीं मिलती है तो पूरी को भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो देखिए, इसके संबंध में जो उचित अर्थ होगा साथियों, तो वो होगा आपका यहाँ पर, आधी वस्तु छोड़ देने पर पूरी वस्तु का मिल जाना, ये अशुद्ध है। आधा काम बीच में छोड़ देना, ये भी इसका अशुद्ध अर्थ है। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, तो यही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी आधी को वो लेना नहीं चाहता है और पूरी उसको मिलती नहीं है, तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। और नेक्स्ट जो आपका दिया है, लालची व्यक्ति सब कुछ पा जाता है, ये इसका अशुद्ध अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपको एक शब्द दिया है चतुर, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, पर्ण ये इसका पर्यायवाची नहीं है, पटकी ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है, और पटु, तो चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा पटु। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है पाटल, तो ये भी आपका अशुद्ध है।
तो चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा पटु। साथियों, आप क्लास को अपने साथियों को शेयर अवश्य करें, चाहे वो रीट मेंस हिंदी से तैयारी कर रहा हो या फिर आप 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हों, और 2nd ग्रेड हिंदी और स्कूल व्याख्याता हिंदी से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हिंदी व्याकरण के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथ, आपको एक शब्द दिया है अथ, इसका उचित विलोम शब्द आपको बताना है। तो साथियों, अथ का उचित विलोम शब्द होता है इति। तो इति आपका कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ये दिया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, देखिए आर्द्र। आर्द्र शब्द का आपको उचित विलोम शब्द है वो यहाँ पर बताना है। तो आर्द्र होता है गीला, तो इसका उचित विलोम शब्द यानी उल्टा आपको बताना है। तो गीला तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्यायवाची, तो ये आंसर नहीं होगा, और वाष्प भी इसका आंसर नहीं होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क, और शीतल इसका विलोम शब्द है वो नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका शब्द युगम से संबंधित ये क्वेश्चन है। तुरंग और तरंग, इन दोनों शब्दों के आपको क्या करना है कि शब्द युगों का उचित अर्थ निम्न में से होगा। तो तुरंग और तरंग का आपको उचित अर्थ है वो इसी क्रम में बताना है। तो साथियों, तुरंग होता है आपका घोड़ा और तरंग होता है आपका लहर। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, तुरंग हो जाएगा घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची है, और तरंग है आपका लहर का पर्यायवाची। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शब्द युगम से संबंधित भी ये क्वेश्चन है। तो अवलंब और अविलंब, ये जो आपके दो शब्द युगम हैं, इनका आपको सही अर्थ बताना है। तो देखिए, अवलंब का होता है आपका इसमें सहारा, और अविलंब का होता है अविलंब यानी बिना देरी किए, तो इसका अर्थ हो जाएगा शीघ्र। तो अवलंब का सहारा होता है और अविलंब का होता है शीघ्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में जो लिखा है सहारा और शीघ्र, ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की अपनी क्लास हिंदी व्याकरण के PYQ की, और ये क्लास किन किन के लिए उपयोगी है एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 4th ग्रेड हाई कोर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और रीट मेंस की जो साथी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से खास करके, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। और 2nd ग्रेड हिंदी, 2nd ग्रेड आपकी हिंदी के लिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं, और स्कूल व्याख्याता हिंदी, और इसके साथ साथ SI की जो आपकी भर्ती है उनमें आपका व्याकरण का एक पूरा अलग से पेपर लगता है 100 क्वेश्चन जिसमें आपके आएंगे। तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है वो रहने वाली है। तो आप चैनल पर लगातार जुड़े रहें, हिंदी व्याकरण के पुराने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर व्याख्या सहित है वो भविष्य में भी अपना जारी रहेगा। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।